हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ अंजू मौर्य और हम लोग आज यहाँ पे पढ़ेंगे लोकोमोशन एंड मूवमेंट का वन शॉट लेक्चर। ठीक है, जिसमें हम लोग दो लेक्चर में कवर करेंगे। और पहले लेक्चर में हम लोग मसल और उसके स्ट्रक्चर और मसल कंट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा लेक्चर हमारा होगा स्केलेटल सिस्टम के रिगार्डिंग। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक है हमारा, दैट इज़ द लोकोमोशन एंड मूवमेंट। Locomotion and movement. Firstly, we'll understand the basic difference between these two. What is the difference between locomotion and movement? तो हमें ऐसे समझना है कि movement is the defining feature. Defining feature तो हमने बहुत बार आपको बताया है। Defining feature का मतलब ऐसा feature जो सारे के सारे living organism में है, whereas the locomotion is non-defining property. ठीक है, नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी का मतलब ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का फीचर नहीं है। अब आप कहोगे कि मूवमेंट और लोकोमोशन में ऐसा क्या है कि मूवमेंट डिफाइनिंग फीचर है लेकिन लोकोमोशन नहीं है। देखिए, मूवमेंट हर एक ऑर्गेनिज्म के द्वारा शो होता है, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, चाहे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो। सो वी कैन से मूवमेंट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। बट ज़रूरी नहीं है कि लोकोमोशन हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो। समझते हैं, डिफरेंस समझते हैं। लोकोमोशन का मतलब ये होता है, लोकोमोशन इज़ अ वॉल्यूंटरी मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। लोकोमोशन का मतलब ये है कि वहाँ पे लोकेशन चेंज होनी चाहिए, प्लेस चेंज होनी चाहिए। लोकेशन से लोकोमोशन याद रख लो, लोकेशन चेंज हो रही है, एक जगह से दूसरी जगह अगर कोई मूवमेंट हो रहा है तो उसको हम लोकोमोशन कहेंगे। वाइल इन मूवमेंट लोकेशन चेंज नहीं होता है, ऑर्गेनिज्म एक ही जगह है, ठीक है, उसी जगह पे उसका मूवमेंट हो रहा है। चाहे जैसे सपोज करो, जैसे प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में लोकोमोशन नहीं होने जा रहा है, वो अपना लोकेशन चेंज नहीं करते हैं, प्लेस चेंज नहीं करते हैं, लेकिन वहाँ मूवमेंट तो होता है। अरे भाई, सीधी सी बात है, अगर सीड है उसका जर्मिनेशन हुआ, ठीक है, रूट का फॉर्मेशन हुआ, तो रूट किधर जाएगी? ग्रेविटी की तरफ। ठीक है, मतलब वी कैन से रूट का मूवमेंट सनलाइट से दूर हो रहा है, लाइट से दूर हो रहा है, तो इसको हम रूट कैसा मूवमेंट शो करता है? निगेटिवली फोटोट्रॉपिक मूवमेंट शो करता है। जबकि अगर हम स्टेम की बात करें, शूट की बात करें, तो वो पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक मूवमेंट शो करता है। लेकिन वो प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह जाता नहीं है, लोकेशन चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, प्लेस चेंज नहीं हो रहा है, कर्वेचर हो रहा है, बेंडिंग हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन एक ही जगह पे रह के। तो मूवमेंट और लोकोमोशन में बस एक ही डिफरेंस, बस इतना समझिएगा कि लोकोमोशन इज़ अ वॉल्यूंटरी मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि मूवमेंट क्या है? मूवमेंट हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा शो होगा। सो वी कैन से मूवमेंट इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड मूवमेंट इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। आर यू गेटिंग दिस? I have told you earlier about the defining property which is shown by all living organism is the defining property. But locomotion is non-defining property. या हम लोकोमोशन को कह सकते हैं कि लोकोमोशन इज अ voluntary movement from one place to another place. जैसे अगर हम बात करें लोकोमोशन की, तो क्लाइंबिंग हो गया, ठीक है, फ्लाइंग हो गया, ओके, और इसके अलावा वॉकिंग हो गया। तो ये सब क्या है? ये सब भाई लोकोमोशन है, ठीक है। तो लोकोमोशन और मूवमेंट में आई थिंक आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मूवमेंट एनसीईआरटी अपने पास रखना है, और एनसीईआरटी का पेज नंबर 302 या 303 ओपन कर लीजिए। सब कुछ एनसीईआरटी से पढ़ाऊंगी, ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग वन शॉट लेक्चर में बहुत ज़्यादा ये इसकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी या वी कैन से कि हम बहुत ज़्यादा महाभारत नहीं पढ़ा सकते, रामायण नहीं पढ़ा सकते, ठीक है। तो हम बस इसको पूरा एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन जो है कवर करेंगे, ओके। जब आपको डिटेल पढ़ना होगा तो मैं एक एक लेक्चर डालूंगी, उसको डिटेल में पढ़िएगा। तो मूवमेंट क्या है?
मूवमेंट, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मूवमेंट आपने देखा है, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मूवमेंट इज द साइक्लोसिस, इज साइक्लोसिस. व्हाट डज साइक्लोसिस मीन्स? साइक्लोसिस का मतलब होता है प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग. क्या होता है? प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग. प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मतलब जो सेल है, सेल का प्रोटोप्लाज्म मूव करता है सेल के अंदर ही, तो इसको हम कहते हैं साइक्लोसिस. दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मूवमेंट. प्लीज़ आप इसको दिमाग में रखना है क्योंकि एमसीक्यू बन सकता है. सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मूवमेंट इज द प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग लाइक इन अमीबा. ठीक है, जो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें ये बहुत ज़्यादा होता है. प्लांट्स में भी होता है, एनिमल्स में भी होता है. दिस इज नॉट restricted to only unicellular organism like amoeba. It can perform by all organism. Okay? तो ये हम कह सकते हैं कि सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मूवमेंट. तो एक बात बताइए, अब आपको ये ध्यान देना है कि लोकोमोशन और मूवमेंट को आप अलग स्टडी नहीं करते हो, इसको एक साथ ही स्टडी करते हो. तो हमें इतना तो पता चल चुका है कि ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट, बट ऑल मूवमेंट आर नॉट द लोकोमोशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए भाई. सीधी सी बात है, हर एक लोकोमोशन एक मूवमेंट है, लेकिन हर एक मूवमेंट एक लोकोमोशन नहीं है. ठीक है, इस पॉइंट को याद रखना. दूसरी चीज़, अब जो लोकोमोटरी आर्गन्स होते हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि वो बस लोकोमोशन ही करें. कुछ ऐसे लोकोमोटरी आर्गन्स होते हैं जो लोकोमोशन के अलावा और भी फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो इन पैरामीशियम जो लोकोमोटरी आर्गन्स है वो क्या है? सीलिया. सीलिया इज द लोकोमोटरी आर्गन. आपको पता है पैरामीशियम में लोकोमोशन सीलिया से होता है, बट सीलिया नॉट ओनली परफॉर्म्स, वी कैन से सीलिया केवल लोकोमोशन में रोल नहीं प्ले करता है, ये कुछ और भी काम करता है. ये एनसीईआरटी की पॉइंट है, आपको दिमाग में रखना है. सीलिया लोकोमोशन भी करता है. ठीक है, इसके अलावा ये फूड ट्रांसपोर्टेशन भी करता है. फूड ट्रांसपोर्टेशन थ्रू साइटोफेरिंग्स. एग्जाम का क्वेश्चन है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है क्वेश्चन, सो प्लीज कीप इट इन माइंड. ठीक है, लोकोमोशन के अलावा फूड ट्रांसपोर्टेशन थ्रू साइटोफेरिंग्स. इसी तरीके से इन हाइड्रा में टेंटिकल्स होते हैं लोकोमोशन के लिए. टेंटिकल्स लोकोमोशन भी करते हैं, लोकोमोशन में भी हेल्प करते हैं. इसके अलावा इसका और भी काम है भाई, टेंटिकल का और भी काम है. वो काम है कैप्चरिंग ऑफ प्रे. अपने शिकार को पकड़ने के लिए, अपने प्रे को ये टेंटिकल्स की हेल्प से ही पकड़ पाते हैं. आर यू गेटिंग दिस? ओके, सो यहाँ पे हम लोगों ने लोकोमोशन और मूवमेंट के बारे में बहुत अच्छे से समझ लिया है. अब हमें कन्फ्यूज़न नहीं होगी क्या है ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, कौन सी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, कौन नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है. इज इट क्लियर? ओके, एक चीज़ ये भी समझना है आपको, ठीक है, कि लोकोमोशन होता क्यों है. किसी भी ऑर्गेनिज्म में लोकोमोशन फूड के सर्च के लिए, शेल्टर के लिए, ओके, एस्केपिंग फ्रॉम एनिमीज से दूर भागने के लिए, मेटिंग के लिए, तो ये सारे पर्पज़ हैं लोकोमोशन के. ठीक है, अब आइए हम देखते हैं कि ह्यूमंस में कितने टाइप का लोकोमोशन होता है. तो टाइप्स ऑफ मूवमेंट कितने हैं ह्यूमन बॉडी की अगर हम बात करें. ह्यूमन बॉडी, टाइप्स ऑफ मूवमेंट इन ह्यूमन बॉडी, टाइप्स ऑफ मूवमेंट इन ह्यूमन बॉडी. बहुत ध्यान से समझना है, हर एक चीज़ को बहुत ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्वेश्चन आना ही आना है. ओके, तो टाइप्स ऑफ मूवमेंट इन ह्यूमन बॉडी, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मूवमेंट. एमंग 3 इज गिवन इन, वी कैन से कि आपके एनसीईआरटी में केवल 3 दिया हुआ है, मैं 4 बता रही हूँ. पहला है अमीबॉइड मूवमेंट, दूसरा दिया हुआ है सिलियरी मूवमेंट, तीसरा दिया हुआ है मस्क्यूलर मूवमेंट, और मैं चौथा बता दूं फ्लैजिलर मूवमेंट. दिस इज नॉट गिवन इन एनसीईआरटी, ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है, फिर भी मैं आपको बता दे रही हूँ. हमारी बॉडी में अमीबॉइड मूवमेंट कहाँ कहाँ होता है. अमीबॉइड, देखिए अमीबा का मूवमेंट का मतलब क्या है. अमीबा
का मतलब ये है कि नॉन डिफाइनिंग शेप, ठीक है। इनका शेप डिफाइनिंग नहीं होता है, ये अपना शेप चेंज कर सकते हैं। तो क्या होता है कि जब भी ये मूवमेंट करते हैं लोकोमोशन, अमीबा में भी देखिए, अमीबा में भी मूवमेंट के लिए स्यूडोपोडिया पाया जाता है, ठीक है। लेकिन स्यूडोपोडिया केवल मूवमेंट में रोल प्ले नहीं करते हैं, ये फूड को कैप्चर करने में भी रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हम देखेंगे कि हमारी बॉडी में अमीबॉइड मूवमेंट कहाँ होता है, ठीक है। अमीबॉइड मतलब जो सेल अमीबा की जैसी हैं, जो अपना शेप चेंज कर सकती हैं, जिनमें स्यूडोपोडिया बन सकता है, ठीक है। वैसा मूवमेंट हमारी बॉडी में होता है मैक्रोफेजेस में। मतलब कहने का मतलब जो फैगोसाइटिक सेल्स हैं, जो फैगोसाइटिक सेल्स हैं, मतलब जो फैगोसाइटोसिस करवा सकती हैं, ठीक है, जो फॉरेन पार्टिकल्स को कैप्चर करके उनको फैगोसाइटोसिस करवा सकती हैं। तो इसमें पहला क्या हो गया, मैक्रोफेज हो गया। दूसरा ल्यूकोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी की बहुत सारी सेल्स फैगोसाइटिक होती हैं, लाइक न्यूट्रोफिल्स हो गई, मोनोसाइट्स हो गई, ठीक है। मैक्रोफेजेस और ल्यूकोसाइट्स वेरी वेरी आईएमपी, ओके। अब ये क्या करती हैं, अमीबॉइड मूवमेंट करती हैं, मतलब ये शेप चेंज कर सकती हैं, ये स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन कर सकती हैं, और ये जो भी फॉरेन पार्टिकल है उनको अंदर लेके, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मैं एक डायग्राम बना रही हूँ, दिस इज, अब बहुत ध्यान समझना है, ये मान लीजिए कोई मैक्रोफेज है, ठीक है, और मान लीजिए ये आपकी बॉडी में कोई बैक्टीरिया या कोई भी किसी भी टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर रहा है। तो ये क्या करेंगी, ये अपना शेप चेंज करके स्यूडोपोडिया बना के इसको अंदर ले लेंगी। जब ये अंदर आ गया तो हमने ये बताया था एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ाते टाइम कि ये एक एंडोजोम बना लेंगी। क्या बना लेंगी, एंडोजोम। प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिटैच होके एंडोजोम बना लेगा। इस प्रोसेस को हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं। अब एक बात बताओ मुझे, इस बैक्टीरिया को कौन मारेगा, लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। कोई सेल ऑर्गेनेल्स आएगा लाइक लाइसोसोम, क्योंकि उसके अंदर ही हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, और वो एंजाइम क्या होगा, लाइसोजाइम, वो बैक्टीरिया को मारेगा। तो बताइए, मान लीजिए लाइसोसोम यहाँ प्रेजेंट है, ये है लाइसोसोम, सुसाइडल बैग। ये एंजाइम को लेके यहाँ तक पहुँचेगा कैसे, भाई सेल है ये, उसको उसमें चलने के लिए कुछ तो सरफेस चाहिए, ठीक है। कैसे चढ़ेगा ये इतना ऊपर, कैसे जाएगा, तो आप बहुत ध्यान से इसको समझना। आपका सेल जो इतना क्लियर दिख रहा है, इतना क्लियर होता नहीं है, इसमें कुछ ऐसे लैडर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, ऐसे रॉड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं, जो सेल को मूव करने के लिए सरफेस प्रोवाइड करते हैं, किसी भी ऑर्गेनेल्स को मूव करने के लिए सरफेस प्रोवाइड करते हैं। जैसे आपको कहीं चढ़ना है तो आपको सीढ़ियाँ दे दी जाए, ठीक है ना, सेम उसी तरीके से इस स्ट्रक्चर को कहते हैं माइक्रोफिलामेंट्स, या वी कैन से साइटोस्केलेटन। जो सेल को स्केलेटन प्रोवाइड करते हैं उसको हम कहते हैं साइटोस्केलेटन। मतलब अमीबॉइड मूवमेंट में साइटोस्केलेटन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये एनसीईआरटी में पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। सो साइटोस्केलेटन लाइक माइक्रोफिलामेंट्स लाइक एक्टिन, ठीक है ना, एक्टिन आ जाएगा इसमें। हेल्प इन अमीबॉइड मूवमेंट, हेल्प्स इन अमीबॉइड मूवमेंट, और वी कैन से कि जो फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस है उसमें साइटोस्केलेटन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। चलिए सिलियरी मूवमेंट हम लोग देख लेते हैं। हमारी बॉडी में सिलियरी मूवमेंट कहाँ होता है, जो भी हमारी बॉडी में सिलिएटेड इपिथेलियम वाला ऑर्गन होगा, सिलिएटेड इपिथेलियम वाला ऑर्गन होगा, मैं लिख रही हूँ यहाँ पे सिलिएटेड इपिथेलियम। अब देखिए सिलिएटेड इपिथेलियम कहाँ होता है, दो जगह है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मैं उसको कंसीडर कर रही हूँ। एक तो है ट्रैकिया में और एक है फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब, ये दोनों सिलिएटेड इपिथेलियम वाली ट्यूबुलर ऑर्गन है, ठीक है। तो ट्रैकिया में भी सीलिया पाया जाता है, और ट्रैकिया में सीलिया का काम क्या होता है, वो फॉरेन पार्टिकल या डस्ट पार्टिकल को कैप्चर करती हैं, ट्रैप करती हैं और उसको वहाँ से रिमूव करती हैं। फैलोपियन ट्यूब में सीलिया का काम क्या है, ये एग का ट्रांसपोर्टेशन भी हमारी ओवरीज से, जब एग जो है फैलोपियन ट्यूब में आएगा ना, तो वो सीलिया की हेल्प से ही वो कैप्चर किया जाता है, ठीक है। तो हमारा जो एग का ट्रांसपोर्टेशन है वो भी, उसमें भी क्या होगा, सिलियरी मूवमेंट रोल प्ले करते हैं, ओके। सो दीज 2 पॉइंट्स आर क्वाइट इंपॉर्टेंट। नाउ कम टू द फ्लैजेलर मूवमेंट। भाई फ्लैजेलर मूवमेंट भी कहीं होता होगा,
ठीक है। एग का मूवमेंट सिलियरी, फ्लैजिलर मूवमेंट स्पर्म्स, जो स्पर्म्स होते हैं वो क्या शो करते हैं, फ्लैजिलर मूवमेंट, क्योंकि इनके पास एक्रोजोम है, नेक है और ये फिर क्या है, ये फ्लैजिला है। तो स्पर्म जो ट्रेवल करता है इनसाइड द सीमेन और वी कैन से इन फीमेल जेनेटल ट्रैक्ट, वो उसका मूवमेंट क्या होता है, दैट इज द फ्लैजिलर मूवमेंट। अब मस्कुलर मूवमेंट तो आपको पता ही है, विल डिस्कस मस्कुलर मूवमेंट को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये पॉइंट्स आपको एकदम याद रखना है। जितने भी पॉइंट्स मैं बता रही हूँ सब MCQ है, ठीक है ना, सब एग्जाम का क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। तो कम टू द नेक्स्ट, दैट इज द मस्कुलर मूवमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। पेज पे आ जाइए आप, अपने 3 नोट 3 पे आ जाइए, तो विल डिस्कस अबाउट द मसल। देखिए मसल की स्टडी को हम लोग कहते हैं सार्कोलॉजी, सार्कोलॉजी या फिर मायोलॉजी, सार्कोलॉजी या मायोलॉजी। मायो टर्म इज रिलेटेड विद द मसल, जैसे मायोजेनिक हार्ट ये सब पढ़ते हो ना, ठीक है। तो मायो टर्म इज रिलेटेड विद द मसल। अब एक बात जानना आप कि मसल हमारी बॉडी का 40 to 50% वेट कंट्रीब्यूट करता है। 40 to 50% वेट इज कंट्रीब्यूटेड बाय द मसल। इज इट क्लियर? ओके। मसल की जो ओरिजिन होती है दैट इज द मेसोडर्मल, एक्सेप्ट 2 मसल्स, एक्सेप्ट iris muscle and ciliary muscle of eyes. Iris muscle and ciliary muscle of eyes, these 2 muscles are of ectodermal origin. These 2 muscles are of ectodermal origin. They are not of mesodermal origin. तो this is all about the muscles. Okay. अब देखिए मसल हमारी जो है 4 प्रॉपर्टीज शो करती है। सबसे पहली प्रॉपर्टी इसकी क्या है, प्रॉपर्टीज मसल की क्या क्या होगी। सबसे पहली प्रॉपर्टी एक्साइटेबिलिटी, एक्साइटेबिलिटी, मसल एक्साइट हो सकती है लाइक द न्यूरॉन्स, एक्साइटेशन की प्रॉपर्टी है इनके पास, ठीक है। कैसे, अब देखिए मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए सिग्नल कहाँ से आएगा, नर्वस सिस्टम से आएगा, ठीक है। तो आपको पता है कि देयर आर 2 जंक्शंस, वी कैन से न्यूरॉन टू न्यूरॉन एक जंक्शन होता है, एक होता है न्यूरॉन टू मसल जंक्शन। तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को हम लोग मोटर एंड प्लेट भी कहते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो सिग्नल आया न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे, न्यूरॉन से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुए और न्यूरोट्रांसमीटर मसल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक्साइट कर सकते हैं, ठीक है। मसल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो पहले पोलराइज्ड थी अभी डिपोलराइज्ड हो जाएगी एक्साइटेशन के दौरान। सो मसल की प्रॉपर्टी पहली क्या, एक्साइटेबिलिटी, दूसरी कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, तीसरी एक्सटेंसिबिलिटी, एक्सटेंशन हो सकता है, और चौथी प्रॉपर्टी है एलास्टिसिटी, एलास्टिसिटी। 4 प्रॉपर्टी तो आपको, इलास्टिसिटी, ठीक है, 4 प्रॉपर्टी तो आपको याद ही रखना है। बाकी और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं मसल्स की, बट हमें अभी यहाँ पे 4 प्रॉपर्टी ही याद रखना है अकॉर्डिंग टू NCERT। मसल को एक्साइट हो सकती है, कंट्रैक्ट होगी, आपको ये पता ही है, एक्सटेंशन होता ही है, और इलास्टिक है ये, ठीक है, इलास्टिसिटी भी शो करती है। तो देयर आर 4 प्रॉपर्टीज। अब देखिए मसल का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है, तो फंक्शन के बेसिस पे कर सकते हैं आप, लोकेशन के बेसिस पे कर सकते हैं आप, ठीक है ना। लेकिन हमने जो इसके क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, बहुत अच्छे से समझना, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन की मतलब ये कहाँ प्रेजेंट होती है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, टाइप्स ऑफ मसल, टाइप्स ऑफ मसल। देखिए मसल लोकेशन के बेसिस पे 3 तरीके की होती है। पहली ऐसी मसल, 1 मिनट, गुड, ऐसी मसल जो हमारे स्केलेटल सिस्टम से अटैच्ड है, हमारे बोन से डायरेक्टली अटैच्ड है, उसको हम लोग कहते हैं स्केलेटल मसल। तो फर्स्टली दिस इज द स्केलेटल मसल। ऐसी मसल जो विसरल ऑर्गन्स में प्रेजेंट है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं विसरल मसल। क्या कहते हैं, विसरल मसल। तो याद रखना हमने मसल का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन किया है, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। ये भी क्वेश्चन आ सकता है।
जो हमारी बोन से डायरेक्टली अटैच्ड है स्केलेटल मसल, जो हमारी विसरल ऑर्गन में प्रेजेंट है विसरल मसल, विसरल ऑर्गन्स जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, ठीक है ना। और इसके अलावा जो हमारे हार्ट में प्रेजेंट है उसको हम लोग कहते हैं कार्डियक मसल। आर यू गेटिंग दिस? ओके, इज इट क्लियर? स्केलेटल मसल, विसरल मसल, कार्डियक मसल। स्केलेटल मसल का मतलब ये है कि जैसे सपोज करो ये हमारी बोन है, ठीक है ना, ये हमारी बोन है और बोन से कोई मसल एकदम डायरेक्टली अटैच्ड है, ये अटैच्ड है। मान लीजिए कि इस तरीके से कोई मसल हमारी बोन से अटैच्ड है। गैप क्यों छोड़ा हमने? क्योंकि बोन से डायरेक्टली अटैच नहीं होती है मसल, बीच में कुछ कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं, उनको हम लोग कहते हैं टेंडन्स। क्या कहते हैं? टेंडन्स। अब आप कहोगे कि टेंडन और लिगामेंट का नाम सुना है? बोन टू बोन जो अटैचमेंट होता है वो लिगामेंट की हेल्प से होता है, और बोन टू मसल, याद रखना, बोन टू बोन लिगामेंट, ठीक है, बोन टू बोन लिगामेंट, बल्ब से याद रख लेना, कभी नहीं भूलेगा। बोन टू बोन लिगामेंट और बोन टू मसल टेंडन हो गया, बचा वही, ठीक है, बल्ब, बोन टू बोन लिगामेंट एंड बोन टू मसल। तो अब ये हमारी बोन है, ये हमारी मसल है। तो जो मसल बोन से डायरेक्टली अटैच्ड होती है या बोन से अटैच्ड होती है, भाई देखिए ये हमारी बोन्स हैं और इनसे जो मसल्स अटैच्ड हैं, ठीक है ना, ये मसल्स अटैच्ड हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे? स्केलेटल मसल कहते हैं। और स्केलेटल मसल का मेन काम है लोकोमोशन में, हमारे जो बॉडी पोस्चर को चेंज कर सकते हैं हम, ठीक है, अपनी जो विल पावर के अकॉर्डिंग इस मसल को कंट्रैक्ट करवा सकते हैं। दीज मसल्स आर अंडर आवर विल पावर, ठीक है, दीज मसल्स आर वी कैन से कि ये मसल्स हमारी विल पावर के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, इसीलिए इसको हम वॉलंटरी मसल भी कहते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, जो स्केलेटल मसल, विसरल मसल, हमारी जो विसरल ऑर्गन्स हैं उनकी हॉलो कैविटीज़ में पाए जाते हैं, ठीक है, ये हमारे वी कैन से कि नर्वस सिस्टम के डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं होते, ठीक है। तो दिस इज़ नॉट अंडर द वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम, इसलिए इनको हम इनवॉलंटरी मसल्स भी कहते हैं। और कार्डियक मसल्स आर आल्सो नॉट अंडर द वी कैन से कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम डायरेक्टली। ये भी अब आपको पता है कि हमने हार्ट आपको पढ़ा है कि जो कार्डियक मसल है वो नर्वस सिस्टम से डायरेक्टली कंट्रोल तो नहीं होता ना, क्योंकि कार्डियक मसल ऑटोजेनिक है, मायोजेनिक है। ऑटोजेनिक या मायोजेनिक का मतलब है दे आर सेल्फ एक्साइटेबल, हार्ट की मसल खुद एक्साइट हो सकती हैं, ठीक है, मायोजेनिक हैं। They are not under the control of nervous system directly, so they are also involuntary। ये भी क्या है? इनवॉल्यूंटरी है। तो इनवॉल्यूंटरी ये दोनों हो गई, ये वॉल्यूंटरी हो गई। चलिए एक एक करके देखते हैं। जो स्केलेटल मसल है ना, ये सिलिंड्रिकल है। कैसी है? सिलिंड्रिकल है और अनब्रांच्ड है। हम लोग देखते हैं एकदम एक एक पॉइंट। ये स्पिंडल शेप है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और आ चुका है क्वेश्चन। स्पिंडल शेप है और अनब्रांच्ड, स्पिंडल और अनब्रांच्ड। तो देखिए अनब्रांच तो ये दोनों होगी, जबकि ये भी सिलिंड्रिकल है, ये भी सिलिंड्रिकल है और ब्रांच्ड है। तो अगर आपसे कोई पूछे ब्रांच्ड मसल कौन सी है, तो कार्डियक इज ओनली, दैट इज द ब्रांच्ड। मेनी कार्डियक सेल्स मिलके एक कार्डियक मसल बनाती हैं। मसल इज ऑल्सो द सेल, हम मसल फाइबर कहते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। मसल फाइबर मतलब इलोंगेटेड सेल इज कॉल्ड एज फाइबर। जितनी भी एलोंगेटेड सेल्स होती हैं उनको हम फाइबर कहते हैं। मसल फाइबर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एलोंगेटेड सेल है। तो मेनी कार्डियक सेल्स अरेंज इन अ वी कैन से ब्रांचिंग पैटर्न टू फॉर्म अ कार्डियक मसल। तो कार्डियक मसल में बहुत सारी सेल्स मिलकर कार्डियक मसल को बनाती हैं और ये ब्रांच्ड है। ओके, सिलिंड्रिकल है, अनब्रांच्ड है, स्पिंडल है, अनब्रांच्ड है, सिलिंड्रिकल है, ब्रांच्ड है। ये देखिए ये मल्टी न्यूक्लिएट है, ये मल्टी। अब मुझे बताने की ज़रूरत है क्या? मैंने आपको बताया सिंसाइसियम कंडीशन हमारी स्केलेटल मसल में पाई जाती है। सिंसाइसियम का मतलब मल्टी न्यूक्लिएट, ठीक है। सिनोसिटिक नहीं कह सकते? कह सकते हैं, ठीक है, सिनोसिटिक भी कह सकते हैं। हाँ, बेसिकली हम लोग सिंसाइसियम को एनिमल सेल्स में यूज़ करते हैं और सिनोसिटिक को प्लांट सेल में, बट ऐसा कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि आप ऐसा ही यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो मल्टी न्यूक्लिएट है, ये यूनी न्यूक्लिएट है और ये भी यूनी न्यूक्लिएट है। तो अगर आपसे कोई पूछे भाई मल्टी न्यूक्लिएट कौन है, तो यही है। जैसे देखिए ये सिलिंड्रिकल है,
तो हमने ऐसे बना दिया, दिस इज द सिलिंड्रिकल, दिस इज द मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन, सिंसाइसियम कंडीशन जिसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे, सिंसाइसियम कंडीशन। ओके, दिस इज द स्पिंडल शेप्ड मसल, एक ऐसी मसल है, अरे ये स्पिंडल शेप मसल है, यूनिन्यूक्लिएट है, एंड दिस इज ऑल्सो सिलिंड्रिकल बट दिस इज ब्रांच्ड। और ब्रांचिंग जहाँ पे होती है ना, यहाँ पे कुछ ऐसे डिस्क पाए जाते हैं जिसको हम कहते हैं इंटरकैलेटिंग डिस्क। क्या कहते हैं, इंटरकैलेटिंग डिस्क, इंटरकैलेटिंग डिस्क, ये भी यूनिन्यूक्लिएट होती हैं, ठीक है, यूनिन्यूक्लिएट, ढेर सारी मिलके बनाई ना, ढेर सारी कार्डियक मसल मिलके एक ब्रांच बनाती हैं, तो हर एक मसल में एक न्यूक्लियस होता है। ओके, हर एक कार्डियक सेल में एक न्यूक्लियस, मल्टी न्यूक्लिएट है। अब आपको इतना तो पता है। अब यहाँ पे कुछ इस तरीके से अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स पाए जाते हैं, अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड पाए जाएंगे। तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई देगी, पट्टी, स्ट्रिप्स दिखाई देंगे, स्ट्रिप्स, ठीक है। जब यहाँ पे स्ट्रिप्ड दिखाई देंगे तो ये इसका अपीयरेंस स्ट्रिएटेड टाइप का होगा, तो इसीलिए इसको हम स्ट्रिप्ड मसल, स्ट्रिप्ड या फिर स्ट्रिएटेड मसल कहते हैं, क्योंकि आपको स्ट्रिएशंस दिखाई देता है। स्ट्रिएटेड मसल, स्ट्रिप्ड या स्ट्रिएटेड मसल, मल्टीन्यूक्लिएट है ही, ठीक है ना। इनकी इस मेम्ब्रेन को आप क्या कहते हो, मसल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सार्कोलेमा कहते हो, ठीक है। इसके साइटोप्लाज्म को सार्कोप्लाज्म कहते हो, सार्कोप्लाज्म कहते हो। इसके अंदर के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हो, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हो। आर यू गेटिंग ईच एंड एवरी पॉइंट? ओके, सो लेट्स मूव अहेड कि इसके अंदर ये जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है दैट इज द स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन। क्या है, स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन, स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन, वेरी वेरी IMP। आर यू गेटिंग दिस? ओके, तो स्ट्रिप्ड कह दिया, स्ट्रिएटेड मसल कह दिया, नॉन स्मूथ तो है ही, अभी हम आगे बताएंगे। जबकि ऐसा स्ट्रिएशन इसमें आपको नहीं देखने मिलेगा, अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड नहीं होगा, इसलिए इसको आप स्मूथ मसल कहते हो। क्या कहते हो, स्मूथ मसल, स्मूथ मसल, ठीक है। कहाँ पाई जाती है, विसरल ऑर्गन्स के कैविटीज़ में पाई जाती है स्मूथ मसल। नॉन स्ट्रिप्ड, नॉन स्ट्रिएटेड, वट एवर यू कैन से, क्या हो सकता है ये नॉन स्ट्रिप्ड, क्योंकि देयर इज नो अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड, सो इट इज कॉल्ड एज नॉन स्ट्रिप्ड, नॉन स्ट्रिएटेड मसल कह लो इसको, ठीक है। अब देखो दिस मसल इज अंडर द वॉल्यूंटरी कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम, दिस कंट्रोल इज अंडर आवर विल पावर, दिस मसल इज अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर विल पावर, ठीक है। सो दिस मसल इज वॉल्यूंटरी, मतलब हम अपनी इच्छा के अनुसार इसको हिला डुला सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करा सकते हैं। सो दिस मसल इज कॉल्ड एज वॉल्यूंटरी एंड दिस मसल इज नॉट डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम, सो दिस इज द इनवॉल्यूंटरी। कैसी है, इनवॉल्यूंटरी। स्मूथ तो कहा हमने, फंक्शन के बेसिस पे इनवॉल्यूंटरी है, फंक्शन के बेसिस पे ये वॉल्यूंटरी है। चलिए कम टू द कार्डियक मसल। कार्डियक मसल में भी अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड पाए जाते हैं। मतलब अब एक चीज़ आपको ये समझना है, इसका अपीयरेंस तो बिल्कुल इसके जैसा है, स्केलेटल मसल जैसा है, लेकिन फंक्शन के बेसिस पे दिस इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम डायरेक्टली, दिस इज ऑल्सो इनवॉल्यूंटरी इन नेचर। सो बेस्ड ऑन द अपीयरेंस कार्डियक मसल इज स्केलेटल मसल, ठीक है। बेस्ड ऑन वी कैन से बेस्ड ऑन अपीयरेंस इट इज like skeletal muscle and we can say functional basis पे अगर हम इसको देखें तो it is involuntary, function के basis पे ये involuntary है, और इस हम कह सकते हैं कि इसके basis पे appearance के basis पे ये skeletal है। तो this is all about the muscles and their types, ठीक है। तो अब देखिए ये याद रखना कौन ब्रांच्ड है, कौन अनब्रांच्ड है, कौन सिलिंड्रिकल है, कौन तो दो सिलिंड्रिकल है, एक स्पिंडल शेप है, यूनिन्यूक्लिएट कौन है, मल्टीन्यूक्लिएट कौन है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। अब आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। हाँ, स्केलेटल मसल का अब कुछ फंक्शन हम लोग देख लेते हैं। स्केलेटल मसल का फंक्शन तो आपको पता ही है, लाइक बॉडी पोस्चर को चेंज करने में। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि जो स्केलेटल मसल है ये लोकोमोशन में इसका मेन रोल होगा,
विसरल मसल का या वी कैन से स्मूथ मसल का काम क्या है भाई? देखिए, फूड का ट्रांसपोर्टेशन, गैमीट्स का ट्रांसपोर्टेशन, मतलब जो हमारे बस में नहीं है। फूड का ट्रांसपोर्टेशन का मतलब जैसे हमने फूड खाया, गया स्वेलोइंग किया, ईसोफेगस में गया, ईसोफेगस के 1/3 पार्ट के बाद सब इनवॉल्यूंटरी मसल्स के कंट्रोल में होता है। तो आप क्या उसे अंदर जाने से रोक सकते हो? ऐसा तो नहीं कह सकते नहीं आज हम मम्मी से गुस्सा है या किसी से गुस्सा है तो हम फूड को अंदर जाने नहीं देंगे। आपने खा लिया ज़बरदस्ती या किसी ने खिला दिया तो आप उसे रोक सकते हो पेरिस्टालसिस मूवमेंट करने से? नहीं रोक सकते, क्योंकि वहाँ पे इनवॉल्यूंटरी मसल्स है ना, तो वो आपके कंट्रोल में नहीं है। तो फूड का ट्रांसपोर्टेशन हो गया, गैमीट्स का ट्रांसपोर्टेशन हो गया। गैमीट्स अगर ओव्यूलेशन होना है तो होना ही है, इजैक्यूलेशन होना है तो होना ही है, ठीक है, मतलब वो आपसे पूछ के नहीं होगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो गैमेट्स का ट्रांसपोर्टेशन है या वी कैन से जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन है इनसाइड द जीआई ट्रैक्ट, ठीक है, ये सब इनवॉल्यूंटरी कंट्रोल है। ओके, तो चलिए आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अ स्केलेटल मसल। अब हम एक स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर देखेंगे। तो ध्यान से समझिएगा, स्ट्रक्चर ऑफ अ स्केलेटल मसल। हम लोग देखिए जो मसल कंट्रैक्शन पढ़ते हैं वो स्केलेटल मसल का ही कॉन्ट्रैक्शन पढ़ते हैं, ठीक है, कि कैसे स्केलेटल मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो पहले हम एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जैसे अभी हमने बताया था ये हमारी एक बोन है, ठीक है, और यहाँ से हमारी मसल इससे अटैच्ड है, किसकी हेल्प से? टेंडन की हेल्प से। इसी मसल का हमने एक सेक्शन ले लिया। जब इस बिग मसल का हम सेक्शन लेते हैं ना तो हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है, और इसके बीच में एक बिग मसल का सेक्शन आप लेंगे तो भी उसके अंदर आपको ढेर सारे मसल बंडल्स दिखाई देंगे। क्या दिखाई देंगे? मसल बंडल्स। चलिए, हमने ये मसल बंडल बना दिया, तो ध्यान से समझिएगा, दीज आर द मसल बंडल्स, मसल बंडल्स या फैसिकल्स कहते हैं इनको। क्या कहते हैं? फैसिकल्स, मसल फैसिकल्स कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मसल बंडल्स है उसी को हम फैसिकल्स कहते हैं। दीज बंडल्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर विद द हेल्प ऑफ अ कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू, दिस इज कॉल्ड एज फैसिया। सो व्हाट इज द फैसिया? फैसिया इज द कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट इन बिटवीन टू मसल बंडल। दो मसल बंडल के बीच में एक कनेक्टिव टिश्यू होगा, उसी को हम फैसिया कहते हैं। सो डोंट बी कंफ्यूज बिटवीन फैसिकल्स एंड फैसिया, ठीक है। फैसिया क्या है, फैसिकल क्या है? ओके, बिग मसल की जो मेम्ब्रेन है ना उसको हम ईपीमाइसियम कहते हैं। क्या कहते हैं? ईपीमाइसियम। ये बहुत ज़रूरी नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं दिया है, लेकिन आपको मैं बस ऐसे ही बता दे रही हूँ। जो मसल बंडल है उसकी मेम्ब्रेन को पेरीमाइसियम कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरीमाइसियम। अब इसके अंदर भी पैरेलली अरेंज्ड मसल फाइबर्स होते हैं। मसल बंडल के अंदर क्या पाया गया? मसल फाइबर्स। मसल फाइबर का मतलब क्या है भाई? मसल सेल ही तो है ना, मसल सेल। फाइबर का मतलब क्या है? मसल सेल। इस मसल फाइबर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सार्कोलेमा कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्कोलेमा कहते हैं, या फिर एंडोमाइसियम कहते हैं। क्या कहते हैं? एंडोमाइसियम। ईपीमाइसियम, पेरीमाइसियम, एंडोमाइसियम। अब इसके अंदर भी कुछ पैरेलली अरेंज्ड मायोफाइब्रिल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? मायोफाइब्रिल्स या मायोफिलामेंट। मतलब मसल सेल्स के अंदर भी क्या पाए जाएंगे? मसल सेल्स के अंदर पाए जाएंगे मायोफिलामेंट्स या मायोफाइब्रिल्स। अब देखिए एग्जामिनर क्या करेगा, एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करेगा, अरेंज करने को दे सकता है कि आप इन सबको अरेंज करो। एक बार फिर से देखिए जल्दी से, बड़े से छोटे में अरेंज करो। तो आप सबसे पहले लिखोगे मसल बंडल, फिर मसल फाइबर, फिर मायोफिलामेंट। मसल बंडल के अंदर मसल सेल्स हैं, मसल सेल्स के अंदर मायोफिलामेंट्स हैं। कंफ्यूजन नहीं है ना? सबसे बड़ा क्या है? मसल बंडल है, ठीक है, फिर क्या है? मसल फाइबर या मसल सेल है, फिर क्या है? मायोफिलामेंट है, ठीक है। बड़े से छोटे में आपको अरेंज करना होगा। ओके, इज इट क्लियर? चलिए ठीक है, तो अब हम लोग इसको देखते हैं। ये सारी चीज़ें आपको फैसिकल्स और फैसिया में अंतर पता चल चुका है,
ठीक है। फेसिकल्स आर बंडल एंड फेसिया आर द कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यूज बिटवीन द मसल बंडल्स। ओके, अब आइए, अब हम एक मसल को, जो हमने एक बिग मसल लिया था, ठीक है, बिग मसल के अंदर हमने देखा था कि मसल बंडल्स हैं और मसल बंडल के अंदर क्या है, मसल सेल है और मसल सेल के अंदर क्या है, मायोफिलामेंट्स है। अब क्या करेंगे, अब हम लोग एक मसल सेल को देखेंगे, ठीक है। एक मसल सेल को बनाने जा रही हूं मैं, ध्यान से समझना है। हमने एक मसल सेल को बनाया है, 1 मिनट। ओके, एक मसल सेल को बना दिया मैंने। तो चलिए देखिए, मसल सिलिंड्रिकल है, मैंने बना दिया सिलिंड्रिकल, ठीक है। इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को तो पहले ही हमने लिख दिया, चलो ये तो है सार्कोलेमा। इसके अंदर के साइटोप्लाज्म को हमने कह दिया सार्कोप्लाज्म, कोई कंफ्यूजन। इसके अंदर का जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसको हमने कह दिया सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कोई कंफ्यूजन। ओके, गुड। ओके, अब आप ध्यान देना यहाँ पे कि ये जो यहाँ तक समझ में आ गया। एंड सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन। ये किसका स्टोर हाउस है, कैल्शियम आयन का स्टोर हाउस है। ओके, नाउ हमने कहा था कि यहाँ पे अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स देखने मिलेंगे आपको, अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स देखने मिलेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, डार्क बैंड, इसको हमने नाम दे दिया डार्क बैंड। डार्क बैंड बना हुआ है एक प्रोटीन से जिसको हम लोग कहते हैं मायोसिन। डार्क बैंड को हम लोग ए बैंड भी कहते हैं। ए बैंड का मतलब एनआइसोट्रोपिक, ठीक है। अभी हम लोग इसके बारे में देखेंगे। मायोसिन प्रोटीन का बना है, मायोसिन प्रोटीन का बना है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सारी चीज़ें आपको एकदम अच्छे से पता होना चाहिए। और क्योंकि ये मायोसिन प्रोटीन का बना हुआ है, इसीलिए इसको हम थिक फिलामेंट भी कहते हैं। तो कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, सारी कन्फ्यूज़न दूर कर लीजिए। थिक, डार्क, सिंपल है, कन्फ्यूजन तो होना नहीं चाहिए। थिक है, डार्क है, ए बैंड है और किसका बना हुआ, मायोसिन। आर यू गेटिंग दिस? तो हमने यहाँ पे चीज़ों को समझ लिया कि ठीक है, ये थिक बैंड है, ये डार्क बैंड है और ये क्या है, किसका बना हुआ है, मायोसिन प्रोटीन का बना है। अब देखिए क्या हुआ, जो ये लाइट बैंड है, ये क्या है, लाइट बैंड है। लाइट बैंड, इसी को हम लोग थिन बैंड भी कहते हैं, थिन फिलामेंट कह लो, या इसी को हम लोग आई बैंड भी कहते हैं, आई फॉर आइसोट्रोपिक। ये किसका बना हुआ है, एक्टिन प्रोटीन का बना है। इतना सब बात पता चल चुकी है, ठीक है, इतना क्लियर है। ओके, अब हम लोग क्या देखेंगे कि हम लोग देखते हैं यहाँ पे ये जो मसल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे कि इसका ये जो एक मसल है, इसकी सारी चीज़ें हमें पता चल चुकी हैं। मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन है ही, सिंसाइसम कंडीशन है ही, सिलेंड्रिकल है ही, स्ट्रिएटेड मसल है, अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड है, यहाँ तक पता चल चुका है, ये हम पहले भी देख चुके थे। अब हमने एक यहाँ से एक इतना सेक्शन ले लिया, इसको देखेंगे हम लोग, जूम करके देखेंगे। इतना सेक्शन लिया है मैंने, इतना ही सेक्शन मसल की कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट है जिसको हम सार्कोमियर कहते हैं, सार्कोमियर, इसी को आगे देखेंगे। इतना सेक्शन लिया, देखिए लाइट बैंड को आधा काटते हुए इधर से, लाइट बैंड को आधा काटते हुए इधर से 2 लाइन खींच दिया हमने। बात समझ में आ रही है, लाइट बैंड को ही काटोगे आप। ओके, तो लाइट बैंड को यहाँ से काटते हुए हमने एक सेक्शन ले लिया इतना, इसको अब हम जूम करके बनाते हैं। इसको मैं जूम करके बनाने जा रही हूँ, आप इसको मैं जूम करती हूँ, आप अज्यूम करो, ठीक है। तो चलिए देखिए, अब इसको हमने बनाया, क्या बनाया, देखिए ये 2 लाइन लिया था मैंने, ठीक है। इन दोनों लाइन के इधर दोनों तरफ किसको काट रही थी ये लाइन, लाइट बैंड को। लाइट बैंड किसका बना हुआ है, एक्टिन फिलामेंट का। और डार्क बैंड किसका बना हुआ है, मायोसिन प्रोटीन का या मायोसिन फिलामेंट का बना हुआ है। आई बैंड, लाइट बैंड, एक्टिन, थिन, सब एक ही है, कुछ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इस लाइन को हम लोग कहते हैं जेड लाइन,
तो बताइए जेड लाइन में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जेड लाइन वही है जो आई बैंड को बाइसेक्ट करती है, जो थिन फिलामेंट को बाइसेक्ट करती है। एक एक पॉइंट यू हैव टू नोट, ओके। दिमाग में मतलब कोई कन्फ्यूज़न होना ही नहीं चाहिए कि कहाँ से कोई गलती हो रही है या कुछ भी, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि जो जेड लाइन है दैट बाइसेक्ट आई बैंड या लाइट बैंड या थिन फिलामेंट को ये क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। तो चलिए मैंने थिन फिलामेंट यहाँ बना देना है, दिस इज द थिन फिलामेंट या आई बैंड बना देना है। तो जेड लाइन क्या है, जो आई बैंड को बाइसेक्ट करती है, जो आई बैंड को बाइसेक्ट करती है, ठीक है। उल्टा पुल्टा बन रहा है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ऊपर नीचे हो गया है। दो जेड लाइन के बीच की दूरी को ही कहते हैं सार्कोमियर। क्या कहते हैं, सार्कोमियर। एंड दिस इज द कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ मसल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट? कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट का मतलब मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत है वो इसी सार्कोमियर के अंदर है। लेस देन एनीथिंग, वी कैन एनीथिंग लेस देन अ सार्कोमियर विल नॉट एबल टू वी कैन से यहाँ पे मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो सकता, ठीक है ना। एनीथिंग लेस देन सार्कोमियर से कुछ भी कम होगा तो मसल कॉन्ट्रैक्शन वहाँ पे नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अब एक चीज़ समझ में आ गई, जैसे आप बताइए कि किडनी की यूनिट क्या है, नेफ्रॉन है, ठीक है। किडनी का काम क्या है, यूरिन फॉर्मेशन। एक नेफ्रॉन ही तो यूरिन फॉर्मेशन करता है, नेफ्रॉन से कुछ भी कम हुआ तो यूरिन फॉर्मेशन है। तो यूनिट का मतलब क्या है, यूनिट का मतलब है कि उसका जो फंक्शन है उसी में होना चाहिए, उससे कुछ भी कम हुआ तो वो फंक्शन वहाँ पे नहीं हो पाएगा। जैसे सेल इज़ द यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ का मतलब है लाइफ के लिए रेस्पायरेशन चाहिए, डाइजेशन चाहिए, ठीक है, रिप्रोडक्शन चाहिए। एक सेल में हर चीज़ हो सकता है, एक सेल रिप्रोड्यूस भी कर सकती है, एक सेल डाइजेस्ट भी कर सकती है, एक सेल रेस्पायर भी कर सकती है। सो सेल इज़ द यूनिट ऑफ लाइफ। वी कैन से कि नर्वस सिस्टम इज़ द, वी कैन से न्यूरॉन्स आर द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। तो न्यूरॉन्स में क्या है, चार्ज जनरेट हो सकता है, चार्ज प्रोपगेट हो सकता है, ठीक है। तो एनीथिंग लेस देन अ यूनिट्स अगर उस स्ट्रक्चर से कुछ भी कम हुआ तो वहाँ पे वो फंक्शन नहीं होगा। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत है, जितनी भी रिक्वायर्ड चीज़ों की ज़रूरत है वो है सार्कोमियर। तो सार्कोमियर इज़ द कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ द मसल। दिस इज़ द कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ मसल। तो सार्कोमियर इज डिस्टेंस बिटवीन टू जेड लाइन बाइसेक्ट आई बैंड को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट। अब मैं आई बैंड कह रही हूँ तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए एक्टिन फिलामेंट, थिन फिलामेंट, लाइट बैंड, सब नाम एक ही है। दो आई बैंड के मतलब चार, ऐसे हम ऐसे कह सकते हैं, जो आई बैंड है उसके बीच में यहाँ पे ए बैंड है। ये तो उल्टा हो गया थोड़ा सा, हाँ उसको मैं ऊपर बना दे रही हूँ, तो मैं ए बैंड बना दे रही हूँ यहाँ पे। अब देखिए ए बैंड, इसको मैंने बना दिया ए बैंड। ए बैंड क्या है, डार्क है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मायोसिन प्रोटीन, थिक फिलामेंट कहेंगे इसको। और क्या मायोसिन प्रोटीन है, ठीक है, थिक फिलामेंट है, डार्क बैंड है, ए बैंड है, एक ही चीज़ है ये सब, ओके। और ए बैंड अब ध्यान से समझना है। अब देखिए रेस्टिंग स्टेज में आई बैंड ए बैंड से थोड़ा दूर रहता है, ठीक है। तो क्या होता है, रेस्टिंग स्टेज में जो आई बैंड है, या वी कैन से द पोर्शन ऑफ ए बैंड विच इज नॉट ओवरलैप्ड बाय द आई बैंड। देखिए आई बैंड ने ए बैंड को ओवरलैप किया है लेकिन पार्सली, रेस्टिंग स्टेज में ये पार्सली ओवरलैप करता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन वाले स्टेज में ये कंप्लीटली ओवरलैप कर लेता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है रेस्टिंग स्टेज में ए बैंड का वो जोन जो आई बैंड के द्वारा ओवरलैप नहीं होता है, उस जोन को हम लोग कहते हैं एच जोन। तो आप देख रहे हो ना, दिस इज द एच जोन। एच जोन इज एक्चुअली द जोन ऑफ ए बैंड विच इज नॉट ओवरलैप्ड बाय द आई बैंड। और ये कब होने जा रहा है, रेस्टिंग स्टेज में, जब मसल इज नॉट कॉन्ट्रैक्टिंग। और एच जोन के मिड लाइन को हम लोग कहते हैं एम लाइन। अभी एम लाइन आप नहीं समझ पाओगे, एम लाइन में आगे आपको समझाऊंगी। इसी को हैंसन लाइन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हैंसन लाइन, ठीक है। तो ए बैंड के मिड को या जेड जोन के एच जोन के मिड को ही हम एम लाइन कहते हैं। इज इट क्लियर, ओके। तो दिस इज जेड लाइन बाइसेक्ट ए बैंड, आई बैंड, ठीक है।
दो जेड लाइन के बीच की डिस्टेंस को सार्कोमियर, दिस इज द कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ मसल। एच जोन क्या है, दिस इज द जोन ऑफ ए बैंड विच इज़ नॉट ओवरलैप्ड बाय द आई बैंड, ठीक है, और इसके मिड लाइन को क्या कहेंगे, एम लाइन। ओके, लेट्स मूव अहेड। अब हम लोग इसको आगे देखते हैं। तो ये एक मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिया। चलो आगे, अब हम लोग मसल कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस को पढ़ते हैं। मसल कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस, सॉरी अभी हम लोग को एक और चीज़ पढ़ना है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स क्या क्या हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स बहुत ध्यान से समझना है इसको। देयर आर टू कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, फर्स्ट इज द एक्टिन, क्या है, पहली क्या है, एक्टिन फिलामेंट या एक्टिन प्रोटीन, एक्टिन। अब आप देखिए एक्टिन जो है ना, एक्टिन प्रोटीन वो कैसी बनी हुई है, वो बनी है जी प्रोटीन से, जी प्रोटीन्स, जी मोनोमर। जैसे एक कोई प्रोटीन होती है मोनोमर, ग्लोबुलर प्रोटीन, ठीक है ना, वो क्या है, ये मोनोमर है, दिस इज द मोनोमर, जी प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन। जी प्रोटीन क्या होती है, पॉलीमराइज हो जाती है, ये क्या हो जाती है, पॉलीमराइज, पॉलीमराइज होके एक फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। देखिए जी, ढेर सारे जी पॉलीमराइज होके एक फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे और इसको हम कहेंगे एफ एक्टिन। तो ये जी एक्टिन था और ये क्या है, फिलामेंट, फिलामेंट मतलब एफ एक्टिन। आर यू गेटिंग एवरीथिंग? ओके, एकदम बहुत अच्छे से देखना है, ध्यान से अटेंटिव होके। जैसे मैंने आपको माइक्रोट्यूब्यूल पढ़ाया था ना, ट्यूबुलिन, अल्फा ट्यूबुलिन, बीटा ट्यूबुलिन पॉलीमराइज होके प्रोटोफिलामेंट बनाए थे, एक फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर, और ढेर सारे 11 से 13 प्रोटोफिलामेंट मिलके एक माइक्रोट्यूब्यूल बनाया था। माइक्रोट्यूब्यूल सिंगलेट, डबलेट, ट्रिपलेट, आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, ठीक है। तो ये देखिए जी प्रोटीन, एफ एक्टिन, आर यू गेटिंग दिस? अब क्या होगा, दो एफ एक्टिन, 2 एफ एक्टिन मिलके अब क्या होगा, एक्टिन प्रोटीन इज नॉट द सिंगल प्रोटीन। एक्टिन प्रोटीन के अलावा, एक्टिन प्रोटीन से देखिए, मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा कि एक्टिन प्रोटीन में 2 एफ एक्टिन मिलके बनाते हैं इसको, 2 एफ फिलामेंटस स्ट्रक्चर मिलके एक एक्टिन प्रोटीन बनाते हैं। लेकिन एक्टिन प्रोटीन के साथ 2 और प्रोटीन एसोसिएटेड होती हैं। बात को एकदम अटेंटिव होकर सुनना है। एक्टिन प्रोटीन के साथ 2 और प्रोटीन एसोसिएटेड होती हैं, उनका नाम है ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन। तो ट्रोपोमायोसिन को मैं पहले बना देती हूँ। ट्रोपोमायोसिन एक रोप लाइक स्ट्रक्चर होता है या कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो दो देखिए, एक एफ एक्टिन है तो 2 एफ एक्टिन इसी ट्रोपोमायोसिन, मैंने लिख दिया यहाँ पे ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोमायोसिन, ठीक है। अब इसी ट्रोपोमायोसिन के चारों तरफ ये रोप लाइक, ये जो एफ एक्टिन है, 2 एफ एक्टिन ऐसे जुड़े होते हैं। 2 एफ एक्टिन एक ट्रोपोमायोसिन के को रैप किए होते हैं। आर यू गेटिंग दिस? ओके, अब क्या है, अब दूसरी प्रोटीन क्या है, एक और प्रोटीन यहाँ पे होती है, दैट इज द ट्रोपोनिन। अब ट्रोपोनिन, इस ट्रोपोमायोसिन से एक ट्राइमेरिक प्रोटीन अटैच्ड होती है, उसको हमने नाम दे दिया ट्रोपोनिन। तो ट्रोपोनिन इज एक्चुअली ट्राइमेरिक प्रोटीन विच इज एसोसिएटेड विद द ट्रोपोमायोसिन, which is associated with the tropomyosin. तो this protein is the troponin. तो देखिए, ये एक्टिन हो गया, ये ट्रोपोमायोसिन हो गया। ट्रोपोनिन एक ट्राइमेरिक प्रोटीन है जिसमें 3 सब यूनिट होता है, 3 सब यूनिट होता है, आई, सी और टी, आई, सी और टी, आई, सी और टी, 3 सब यूनिट होता है। आप अपने बुक में देखेंगे तो भी आपको वहाँ पे तो प्रोटीन दिखाई देंगी, ठीक है। आप याद रखना, ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन से लगा होता है। इन द रेस्टिंग स्टेट अ सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन मास्क द एक्टिव बायोमाइल, ठीक है। मेरी बात बहुत अच्छे से अब सुनना, आप एकदम अच्छे से सुनना। देखिए, जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है, जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा तो एक्टिन और मायोसिन, मायोसिन हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है।
तो एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे से बाइंड करेंगे, ठीक है, तभी मसल कॉन्ट्रैक्शन हो पाएगा। अभी हमने आई बैंड बनाया था और ए बैंड बनाया था, दोनों जब तक एक दूसरे से बाइंड नहीं करेंगे तो मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगा। तो अब बताइए, जब दोनों एक दूसरे से बाइंड करेंगे तो दोनों के पास एक दूसरे के लिए बाइंडिंग साइट होगा, होगा कि नहीं होगा? तो जब मतलब एक्टिन के पास मायोसिन बाइंडिंग साइट होगा और मायोसिन के पास एक्टिन बाइंडिंग साइट होगा, है कि नहीं? बात समझ में आ रही है? एक्टिन के पास मायोसिन बाइंडिंग साइट होगा और मायोसिन के पास एक्टिन बाइंडिंग साइट होगा, मतलब दोनों के पास एक्टिव साइट्स होंगे एक दूसरे के लिए। अब क्या होगा? जो एक्टिन का एक्टिव साइट है, मतलब जो एक्टिन का मायोसिन बाइंडिंग साइट है, दैट इज मास्क्ड विद सी सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन। मतलब मान लीजिए यहाँ पे एक्टिन का, इसके 3 सब यूनिट है, इसका ये सी सब यूनिट मान लेते हैं। तो एक्टिन का जो एक्टिव साइट है रेस्टिंग स्टेज में एक्टिन का एक्टिव साइट सी सब यूनिट से मास्क रहता है, ट्रोपोनिन के सी सब यूनिट से ढका रहता है ड्यूरिंग रेस्टिंग स्टेट। बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रोपोनिन एसोसिएटेड होता है ट्रोपोमायोसिन से, लेकिन रेस्टिंग स्टेट में इसका जो एक्टिन का मायोसिन बाइंडिंग साइट होता है या एक्टिन का एक्टिव साइट होता है, वो ट्रोपोनिन के एक सब यूनिट से ढका रहता है, दैट इज द सी सब यूनिट। बात समझ में आ चुकी है? तो दिस इज ऑल अबाउट द एक्टिन फिलामेंट। कम टू द मायोसिन फिलामेंट। सेकेंड इज द मायोसिन। मायोसिन इज एक्चुअली द पॉलीमर ऑफ, ये एक पॉलीमर ऑफ मीरोमायोसिन। मतलब जैसे एक्टिन था पॉलीमर ही है ना, जी एक्टिन का पॉलीमर है, एफ एक्टिन का पॉलीमर है। इसी तरीके से मायोसिन इज नॉट द मोनोमरिक प्रोटीन, इट इज अ पॉलीमेरिक प्रोटीन। फर्स्ट पॉइंट जो आपको दिमाग में रखना है, इज इट क्लियर? तो मायोसिन इज पॉलीमर ऑफ मीरोमायोसिन का क्या है? ये पॉलीमर है। अब हम देखते हैं कि एक मीरोमायोसिन का स्ट्रक्चर कैसा है। तो एक मीरोमायोसिन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ठीक है? एक मीरोमायोसिन में ऐसा स्ट्रक्चर इसका है। इस पोर्शन को हम लोग कहते हैं टेल। क्या कहते हैं? टेल। इसको हम लोग कहते हैं हेड। 2 हेड्स होंगे, याद रखना, देयर आर 2 हेड्स। तो ये क्या है? हेड है। और टेल और हेड के बीच में एक छोटी सी नेक देख रहे हैं ना, एक एंगल, एक टिल्ट दिखाई दे रहा है। दिस टिल्ट इज कॉल्ड एज क्रॉस आर्म। इसको हम क्या कहते हैं? क्रॉस आर्म। सो क्रॉस आर्म इज एंगल बिटवीन हेड एंड टेल। टेल को हम लोग कहते हैं लाइट मीरोमायोसिन, LMM। और जो हेड है दैट इज कॉल्ड एज हेवी मीरोमायोसिन, ओके, HMM। आर यू गेटिंग दिस? अब हम ध्यान से समझ। टेल का तो कोई स्पेसिफिक फंक्शन अभी नहीं समझ में आया है, अभी आप लोग देखेंगे कि टेल का फंक्शन क्या है, लेकिन हेड बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे एक्टिन के पास मायोसिन बाइंडिंग साइट था और रेस्टिंग स्टेज में ट्रोपोनिन के एक सब यूनिट से मास्क था, इसी तरीके से मायोसिन के हेड के पास एक्टिन बाइंडिंग साइट होगा। तो इसके पास क्या है? 2 साइट्स होते हैं। इसके हेड के पास 2 साइट हैं। पहला एक्टिन बाइंडिंग साइट और दूसरा है ATP बाइंडिंग साइट। वेरी इंपॉर्टेंट। 2 साइट है, एक एक्टिन बाइंडिंग साइट है और ATP बाइंडिंग साइट है। आर यू गेटिंग ईच एंड एवरीथिंग क्लियरली? ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो मायोसिन का हेड है उसके पास 2 बाइंडिंग साइट है, एक्टिन से भी बाइंड करेगा ये और ATP भी साथ में लेके जाएगा। और ये ATP कहाँ जाएगी? ये जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा तो एनर्जी चाहिए ना, तो वही काम आएगा। लेकिन मायोसिन का जो हेड है ना,
मायोसिन का जो हेड है वो एटीपीएज एक्टिविटी शो करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एटीपीएज है मायोसिन का हेड, एटीपीएज। अब आप कहोगे एटीपीएज क्या है? एटीपीएज का मतलब एटीपी को हाइड्रोलाइज करने और एटीपी को यूज, वी कैन से एटीपी को जनरेट करने, एटीपी को यूज करने की जो कैपेसिटी है वो एक ऐसा एंजाइम है कि एटीपी को क्या कर सकता है? हाइड्रोलाइज कर सकता है। ठीक है, एटीपी को हाइड्रोलाइज कर सकता है, एटीपी को यूज कर सकता है। तो एटीपी को यूज करने के लिए जो एंजाइम होता है उसको हम कहते हैं एटीपीएज। तो मायोसिन का हेड ही एटीपीएज है, मायोसिन का हेड ही एटीपीएज है। आर यू गेटिंग ईच एंड एवरीथिंग क्लियरली? इज इट ओके? ठीक है। सो अब ये एक है। अब आप बताओ कि ये ढेर सारे मीरोमायोसिन मिलके एक मायोसिन बनाएंगे। मायोसिन पॉलीमर के साथ साथ एक बाईपोलर प्रोटीन है। बाईपोलर प्रोटीन का मतलब ये है, ध्यान से समझना, कि इधर भी मायोसिन है और इस पॉइंट पे इधर भी मायोसिन है। ऐसे कई सारे मीरोमायोसिन मिलके इधर भी और कई सारे मीरोमायोसिन मिलके इधर, क्योंकि भाई देखो दोनों तरफ एक्टिन है, दोनों तरफ एक्टिन है, दोनों तरफ एक्टिन है। ठीक है ना, तो दोनों तरफ इसको एक्टिन से बाइंड करना है, इसलिए दोनों, ये प्रोटीन कैसी होती है? बाईपोलर। और इसमें क्योंकि नीचे भी एक्टिन है, नीचे भी एक्टिन है, नीचे भी इसको बाइंड करना, इसीलिए प्रोटीन में दो हेड होते हैं। कितना इंटरेस्टिंग है ना, दोनों तरफ प्रोटीन एक्टिन है इसलिए ये बाईपोलर है, नीचे भी हेड है ऊपर भी है, मतलब नीचे भी एक्टिन है ऊपर भी एक्टिन है, इसलिए इसके पास दो हेड होते हैं, ताकि सारा काम एक ही बार में हो जाए। इधर भी बाइंड कर ले, इधर भी बाइंड कर ले, जल्दी से जल्दी मसल को कॉन्ट्रैक्ट करा ले। आर यू गेटिंग ईच एंड एवरीथिंग क्लियरली? ओके, समझ में आ गई इतनी बात? चलिए आगे हम लोग देखते हैं। मायोसिन पॉलीमर ऑफ मीरोमायोसिन है, बाईपोलर है, अब समझ में आ चुका है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अब मसल कैसे कॉन्ट्रैक्ट होती है। बहुत आसान है, बहुत अच्छे से इसको समझ लेना है आपको। मसल कॉन्ट्रैक्ट कैसे होती है। मसल वी कैन से क्या दिया हुआ है? मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, जल्दी जल्दी आ जाइए, पढ़ते हैं हम लोग। मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। इसका बेस्ट मैकेनिज्म जो दिया गया है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी, इसको दिया था साइंटिस्ट हक्सले ने। दो हक्सले थे, A.F. हक्सले एंड E हक्सले करके दो साइंटिस्ट थे। तो हक्सले ने दिया था इसको। और स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी का पहले मतलब समझ लेते हैं हम लोग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी? जो बोलने जा रही हूँ ध्यान सुनना है। ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन, थिन फिलामेंट स्लाइड्स ओवर थिक फिलामेंट। बात को समझना, उल्टा नहीं करना। थिक फिलामेंट स्लाइड ओवर थिन फिलामेंट, ऐसे नहीं। थिन फिलामेंट स्लाइड्स ओवर थिक फिलामेंट। बात समझ में आ गई? चलिए देखिए, मसल कॉन्ट्रैक्शन अगर हो रहा है तो इम्पल्स कहाँ से आएगा भाई बताइए? इम्पल्स आएगा वी कैन से नर्वस सिस्टम से आएगा ना, ब्रेन से आएगा, हाइपोथैलेमस से आएगा। तो वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे, अब आपको पता है कि देखिए जैसे मान लीजिए ये है हमारी, ये हमने बना दिया जेड लाइन। ओके, हमने आपको एक चीज बताया था, जेड लाइन के दोनों तरफ, जेड लाइन जो ये जेड लाइन है, मान ली एक सार्कोमियर बनाया हमने, ये जेड लाइन है, ये जेड लाइन है। इसके इधर एक मैंने बताया था टी ट्यूब्यूल। टी ट्यूब्यूल का काम अब आपको समझ में आएगा। और मान लीजिए इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये क्या है भाई? ये क्या है? सार्कोलेमा। और चलिए ये मैंने बना दिया आई बैंड, ठीक है, आई बैंड। अपने दिमाग में आपको याद रखना है कि दिस इज द रेस्टिंग मसल, और अभी ये आई बैंड का एक्टिव साइट है विच इज मास्क्ड बाय द ट्रोपोनिन, है ना, एंड दिस इज द ए बैंड। अब अगर मैं ए बैंड बनाऊं तो बस मैं इसका हेड दिखा दूं ऐसे, ऊपर भी नीचे भी, इधर भी इधर भी,
ये बाइपोलर प्रोटीन थी, और बाइपोलर जो प्रोटीन थी ना उसके बीच से जहाँ से अटैच थे उसी को एमलाइन कहते हैं, क्योंकि वो एक कनेक्टिव टिश्यू से अटैच होता है, उसको मायोमेसिन कहते हैं, मायोमेसिन। जैसे ये प्रोटीन अभी हमने बनाया था ना, ये ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, बीच में, तो बीच में एक टिश्यू से अटैच्ड होता है जिसको हम मायोमेसिन कहते हैं, उसी को एमलाइन कहते हैं। तो हम लोग कहे थे ना कि ए बैंड के बीच को हम लोग क्या कहते हैं, एमलाइन कहते हैं, एच जोन की मिड लाइन को एमलाइन कहते हैं, वही है। अब देखिए इसके हेड के पास 2 बाइंडिंग साइट है ना, एटीपी और एक्टिन। यहाँ तक बात समझ में आ गई है, यहाँ तक बस देखना है हमको। और यहाँ पे मैं बना दे रही हूँ एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको हम कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और बीच में इसके कैल्शियम आयन भरा हुआ है। इसके पास क्या भरा हुआ है, कैल्शियम आयन भरा हुआ है। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है। अब देखिए इम्पल्स का, इसको मैं मिटा रही हूँ, यहाँ है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन मतलब मसल और न्यूरॉन, देखिए न्यूरॉन टू न्यूरॉन जंक्शन होता है और न्यूरॉन टू मसल जंक्शन भी होता है भाई, ठीक है। तो उस जंक्शन को हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहेंगे। ये जंक्शन मान लीजिए न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या फिर मोटर एंड प्लेट, मोटर एंड प्लेट। अब देखिए इम्पल्स आया न्यूरॉन में, तो न्यूरॉन का जो सिनैप्स होगा उसके अंदर सिनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं। जब इम्पल्स आता है तो यहाँ पे कैल्शियम आयन यहाँ अंदर आने लगते हैं, और जिसकी वजह से सिनेप्टिक वेसिकल की कोलाइजन होने लगता है और सिनैप्स यहाँ से रप्चर हो जाता है, सिनेप्टिक वेसिकल, न्यूरोट्रांसमीटर बाहर आ जाता है। तो ये क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर्स बाहर आ गए। न्यूरोट्रांसमीटर के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं सार्कोलेमा पे। किस पे प्रेजेंट होते हैं, सार्कोलेमा पे। और अब ये न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड कर गया। जब ये न्यूरोट्रांसमीटर सार्कोलेमा पे बाइंड करेगा ना, तो ये अब आपको पता है कि ये मेम्ब्रेन है जो सार्कोलेमा अभी तक रेस्टिंग थी, तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन को हम पोलराइज्ड कहते हैं। पोलराइज्ड स्टेट में कोई भी मेम्ब्रेन अगर पोलराइज्ड है तो पोलराइज्ड स्टेट में बाहर पॉजिटिव चार्ज होता है और अंदर नेगेटिव चार्ज होता है। ये हम लोग एग्जाम पढ़ेंगे, नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे। तो अभी बाहर पॉजिटिव था, अंदर नेगेटिव चार्ज है, लेकिन जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर ने इस मेम्ब्रेन से बाइंड किया, मेम्ब्रेन एक्साइट हो जाएगी और डीपोलराइजेशन शुरू हो जाएगा। सोडियम आयन चैनल ओपन हो जाएंगे। भाई मेम्ब्रेन है, वहाँ पे चैनल तो होगा ही, सोडियम आयन चैनल होगा, पोटेशियम आयन चैनल होगा ना। तो जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर इस पे बाइंड किया, सोडियम आयन चैनल ओपन हो जाएंगे और सोडियम इनफ्लक्स हो जाएगा। सोडियम अंदर आना शुरू, मतलब वहाँ पे डीपोलराइजेशन हो जाएगा। अब बाहर नेगेटिव चार्ज और अंदर पॉजिटिव चार्ज, मतलब एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया। हुआ ना, हमने शुरू में बताया था मसल की प्रॉपर्टी एक्साइटेबिलिटी है, लाइक द नर्वस टिश्यू, लाइक द नर्वस सिस्टम, लाइक द न्यूरॉन्स। तो ये क्या हुआ यहाँ पे, अब बात समझ में आ चुकी है, डिपोलराइजेशन हुआ। अब ये मेम्ब्रेन तो ठीक है, यहाँ अंदर पॉजिटिव चार्ज हो गया, मेम्ब्रेन एक्साइट हो गई, लेकिन ये चार्ज टी ट्यूब्यूल से आ जाएगा नीचे तक, ठीक है। टी ट्यूब्यूल मतलब टी ट्यूब्यूल का काम क्या है, चार्ज को प्रोपोगेट करना, और जैसे ये चार्ज आया, ये चार्ज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को वाइब्रेट करेगा या इसको एक्साइट करेगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को एक्साइट करेगा, और कैल्शियम आयन चैनल ओपन हो जाएगा और कैल्शियम बाहर आ जाएगा। दिस इज द डिफ्यूजन, ठीक है। कैल्शियम बाहर आ गया, और जैसे ही कैल्शियम बाहर आया, एक बात को समझिए, जैसे ही कैल्शियम बाहर आया, कैल्शियम कुछ करेगा। क्या करेगा, ये जाएगा और इसका दुश्मन है ट्रोपोनिन का सी सब यूनिट। ऐसे मान लीजिए कैल्शियम का दोस्त है एक्टिन फिलामेंट, ठीक है। और एक्टिन को मास्क किसने किया है, ट्रोपोनिन का सी सब यूनिट। ये कैल्शियम फॉर सी फॉर कैल्शियम, और ये सी सब यूनिट से जाके बाइंड करेगा, और जैसे ही ट्रोपोनिन के सी सब यूनिट से बाइंड किया, कन्फर्मेशनल चेंज हो जाएगा और ट्रोपोनिन वहाँ से रिलीज हो जाएगा। मतलब उसके एक्टिव साइट को छोड़ देगा। तो अब इसका एक्टिव साइट, एक्टिन का एक्टिव साइट हो गया फ्री। अब कोई दिक्कत नहीं है, अब मायोसिन इससे इजीली बाइंड कर सकता है। अब एक चीज़ आप यहाँ पे ऐसे समझेंगे, जब अब ये मायोसिन इससे बाइंड करेगा, ठीक है, 1 मिनट,
जब ये मायोसिन अब इससे बाइंड करेगा ना तो क्या होगा, मायोसिन के पास है एटीपी और मायोसिन और उसके पास एटीपीएज एक्टिविटी भी है, इसके पास एटीपीएज एक्टिविटी भी है। इसने अपने एटीपीएज को यूज़ किया, एटीपीएज मतलब एटीपी को हाइड्रोलाइज किया। जब इसने एटीपी को हाइड्रोलाइज किया तो एनर्जी रिलीज हुई। उस एनर्जी को यूज़ करके मायोसिन का हेड का एक्टिन बाइंडिंग साइट एक्टिन के एक्टिव साइट से जाके बाइंड करेगा। जैसे ही वो बाइंड किया, जैसे मान लीजिए कि दिस इज़ द एक्टिन, एक्टिन का एक्टिव साइट है ये और मायोसिन का हेड है। ओके जैसे ही मायोसिन का हेड, या मैं ऐसे बता दूँ, दिस इज़ द हेड ऑफ मायोसिन एंड दिस इज़ द एक्टिन एक्टिव साइट। मायोसिन का हेड ऐसे बाइंड किया, ऐसे ही है ना हेड, बिल्कुल ऐसे ही। जैसे उसने बाइंड किया, क्रॉस ब्रिज बन गया उन दोनों के बीच में। क्या बन गया, क्रॉस ब्रिज। मतलब क्रॉस ब्रिज बनने के लिए क्या चाहिए, एटीपी की हाइड्रोलिसिस चाहिए, क्रॉस ब्रिज बना। और फिर उसके बाद उसी एनर्जी को यूज़ करके मायोसिन का हेड अंदर की तरफ रोटेट करता है। क्या करता है, रोटेट। मतलब एक्टिन स्लाइड होता है मायोसिन के हेड, जब अंदर की तरफ रोटेट करेगा तो एक्टिन आगे चला आएगा, ये बैंड आगे चलाएगा, इधर से आगे चला गया, इधर से आगे चला, अंदर की तरफ इनवर्ड स्लाइड करेगा। ये दोनों हो गया, ठीक है, आगे की तरफ रोटेट हो गया। ओके, आर यू गेटिंग दिस? तो जब ये आगे की तरफ रोटेट होगा फिर क्या होगा, तो इसी को मसल कॉन्ट्रैक्शन कहेंगे ना। फिर मायोसिन अभी क्रॉस ब्रिज बना है, इसने इसको रोटेट किया, अब मायोसिन के हेड को फिर से नॉर्मल पोजीशन में आना होगा। देखिए इसको हमने कहा, जब क्रॉस ब्रिज बना और मायोसिन का हेड ऐसे रोटेट किया, इसको हम कहते हैं पावर स्ट्रोक। क्या कहते हैं, पावर स्ट्रोक। सो क्रॉस ब्रिज बनने और पावर स्ट्रोक के लिए क्या चाहिए, एटीपी की हाइड्रोलिसिस। और इसको फिर नॉर्मल स्टेज में आने के लिए फिर एक और एटीपी आके इस पर बाइंड करेगा ना, तब जाके मायोसिन का हेड फिर रिकवरी स्टेट में आएगा। रिकवरी स्टेट मतलब क्रॉस ब्रिज टूटेगा। रिकवरी स्टेट का मतलब क्रॉस ब्रिज का टूटना, डिजॉल्व होना। तो क्रॉस ब्रिज बनने के लिए एटीपी की हाइड्रोलिसिस चाहिए। पॉइंट नोट करना, क्रॉस ब्रिज बनने के लिए एटीपी की हाइड्रोलिसिस चाहिए और क्रॉस ब्रिज को तोड़ने के लिए, रिकवरी स्टेट के लिए एटीपी फिर से इस पर बाइंड करेगा। तब मायोसिन का हेड फिर आया, फिर इसने एक्टिन के किसी और एक्टिव साइट से बाइंड किया, इसको अंदर किया, फिर आया, फिर इसको अंदर किया। आर यू गेटिंग ईच एंड एवरीथिंग? सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर, थिन फिलामेंट इज स्लाइडिंग ओवर थिक फिलामेंट। धीरे धीरे थिन फिलामेंट ऐसे स्लाइड होते चला जाएगा और फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि ये दोनों थिन फिलामेंट आपस में मिल जाएंगे। जब ये अब देखिए, जब थिन फिलामेंट स्लाइड होता जा रहा है तो क्या होते जा रहा है, ये जेड लाइन पास आते जा रहे हैं, सार्कोमियर कम होता जा रहा है, सार्कोमियर छोटा होता जा रहा है। और क्या छोटा हो रहा है, ये एच जोन भी तो छोटा हो रहा है भाई, एच जोन छोटा हो रहा है। तो क्या क्या छोटा हो रहा है बताइए, सार्कोमियर छोटा हो रहा है, आई बैंड पास में आ रहे हैं, ठीक है, जो चेंज हो रहा है किस किस बैंड में, एच जोन छोटा हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ तक, ये जो ए बैंड है यहाँ तक आके ये रुक जाएगा। मतलब जो चेंज है वो ए बैंड अनचेंज रहेगा। याद रखना आप, थिक फिलामेंट अनचेंज रहेगा, एच जोन खत्म हो जाएगा, सार्कोमियर छोटा हो जाएगा, आई बैंड स्लाइड कर जाएगा, मिल जाएगा। एक टाइम आएगा कि दोनों आई बैंड एक दूसरे से मिल जाएंगे और बड़े भी हो जाएंगे, ये ठीक है, मोटे हो जाएंगे, ठीक है। और लेकिन जो अनचेंज बैंड रहेगा वो क्या है, आई बैंड। जो अनचेंज बैंड है वो रहेगा आई बैंड। यहाँ तक बात समझ में आ चुकी है? जल्दी से देखिए, तो ये सारी चीज़ें, यही है मसल कॉन्ट्रैक्शन। और तब तक होगा ये मसल कॉन्ट्रैक्शन जब तक ये कैल्शियम आयन फिर वापस से सार्कोप्लाज्मिक सिस्टर्नी में ना आ जाए, ठीक है। जब कैल्शियम आयन वापस से फिर सार्कोप्लाज्मिक सिस्टर्नी में आने लग जाएगा, फिर से ट्रोपोनिन आएगा, फिर उसको मास्क कर लेगा, फिर मसल मसल रिलैक्स हो जाएगी। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस समझ में आ गई ना आपको? तो अभी क्या करना है आपको, जो आपको करना है ये कि ये पूरी प्रोसेस को आपको समझ लेना है। यही चीज़ है ना, मैं एक एक लाइन बोल रही हूँ, आप इसको समझिए। पहले क्या हुआ, मैं बोलने से अच्छा लिख दे रही हूँ। सबसे पहले इम्पल्स आया, देखिए इम्पल्स आया, एकदम ध्यान से, कहाँ आया, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, मोटर एंड प्लेट पे आया। क्या रिलीज़ हुआ, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ हुआ। न्यूरोट्रांसमीटर किससे बाइंड किया सार्कोलेमा से, बाइंड्स विद सार्कोलेमा, ठीक है, बाइंड्स विद सार्कोलेमा। सार्कोलेमा एक्साइटेड हो गई, सोडियम आयन इनफ्लक्स हुआ,
ठीक है। डीपोलराइजेशन हो गया, मेम्ब्रेन एक्साइटेड हो गई, डीपोलराइजेशन। चार्ज टी ट्यूब्यूल से अंदर आया, चार्ज फाइनली कहाँ पहुँचा, सार्कोलेमा तक, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक पहुँचा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक पहुँचा, ठीक है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या रिलीज हुआ, कैल्शियम आयन रिलीज हो गया, कैल्शियम आयन रिलीज हुआ। कैल्शियम आयन किससे बाइंड किया, सी सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन। क्या फ्री हो गया, एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन, एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन फ्री हो गया। क्या हुआ, मायोसिन हेड बाइंड्स विद एक्टिव साइट। और फिर क्या हुआ आप बताओ मुझे, पावर स्ट्रोक या वी कैन से क्रॉस ब्रिज बना। और क्या हुआ, एक्टिन फिलामेंट पुल्ड इनवर्ड, अंदर की तरफ आ गया। फिर क्या हुआ, एटीपी बाइंड टू मायोसिन हेड, मतलब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और एडीपी फिर मिलके एटीपी बनाएंगे, जब हेड पे बाइंड करेंगे तो फिर से रिकवरी स्टेट आएगा, ठीक है। और ये प्रोसेस चलती रहेगी तब तक जब तक कैल्शियम आयन सिस्टर्नी में वापस से बैक ना हो जाए, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द वी कैन से मसल कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस। कहीं कुछ भी नहीं, क्या क्या चेंज होगा, ए बैंड, मायोसिन, थिक फिलामेंट, ठीक है, ये सब क्या रहेंगे, अनचेंज। ए बैंड अनचेंज रहेगा, एच जोन छोटा होता जाएगा, सार्कोमियर छोटा होता जाएगा, आई बैंड इनवर्ड खींचता चला आएगा। दिस इज ऑल अबाउट द मसल कॉन्ट्रैक्शन। चलिए देखिए, मसल्स के टाइप देख लेते हैं हम लोग। मसल्स दो टाइप के हैं, एक रेड क्या दिया है आपको, रेड फाइबर, और दूसरा वाइट। रेड फाइबर को हम लोग रेड फाइबर या वाइट फाइबर, अब देखिए रेड को रेड क्यों कहते हैं, बहुत ध्यान से समझना है, इसको कुछ करना नहीं आपको। इसको रेड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन ज़्यादा है, मसल हीमोग्लोबिन को मायोग्लोबिन कहते हैं। क्या कहते हैं, मायोग्लोबिन ज़्यादा है, मायोग्लोबिन ज़्यादा है इसलिए इसको रेड कहते हैं, और यहाँ पे मायोग्लोबिन कम है इसलिए इसको वाइट कहते हैं। इस फाइबर में माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा है, इसीलिए इसको एरोबिक मसल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एरोबिक मसल भी कहते हैं। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया काफ़ी कम है इसीलिए इसको एनारोबिक मसल भी कहते हैं। आर यू गेटिंग एवरीथिंग, ओके, समझ में आ रहा है? अब देखिए और क्या था, हाँ यहाँ पे अब देखिए हीमोग्लोबिन ज़्यादा इसलिए रेड कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा इसलिए एरोबिक कहते हैं। यहाँ पे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम काफ़ी कम है, इसीलिए यहाँ पे मसल कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस स्लो होती है, इसलिए इसको हम स्लो मसल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्लो मसल कहते हैं। भाई देखिए, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द स्टोर ऑफ द कैल्शियम आयन, कैल्शियम आयन ज़्यादा है, मसल कॉन्ट्रैक्शन फास्ट होगा, कैल्शियम आयन कम है, मसल कॉन्ट्रैक्शन स्लो होगा, इसलिए इसको स्लो कहते हैं। यहाँ पे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा होता है इसलिए इसको फास्ट मसल कहते हैं। फास्ट कंट्रैक्शन होता है, बहुत फास्ट कंट्रैक्शन होता है, क्योंकि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा, कैल्शियम आयन बहुत ज़्यादा, इसलिए बहुत फास्ट कंट्रैक्शन होता है। तो तीन चीज़ आपको समझना है, ओके। और क्या था ये, हाँ ये कि रेड मसल, एरोबिक मसल, स्लो मसल, दिस इज द वाइट मसल, एनारोबिक मसल एंड फास्ट मसल। क्या है डिफरेंस, ये आपको एकदम अच्छे से समझना है। जैसे ये स्लो है लेकिन लेस फटीग होती है, यहाँ पे फटीग होती ही नहीं है एक्चुअली, मतलब फटीग बहुत लेस होती है, मान के चलते हैं। यहाँ पे फास्ट फटीग होती है, बहुत जल्दी थक जाती है मसल, फास्ट फटीग होती है, क्योंकि एरोबिक है ना, एनारोबिक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया कम है भाई, तो एनारोबिक रेस्पायरेशन होगा, लैक्टिक एसिड बनने लग जाएगा, और आपको पता है कि जब लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन होता है तो उसी को हम लोग फटीग कहते हैं, मसल फटीग, तो ठीक है ना। तो अब बताओ आप मुझे कि जैसे हमारी जैसे फ्लाइट मसल है, कोई भी चिड़िया उड़ रही है, लेकिन फ्लाइट अगर हम बात करें जैसे वो ईगल वगैरह हो गए, वो कंटिन्यूअसली उड़ते रहते, उनके पंख नहीं दुखते,
फ्लाइट मसल नहीं दुखती उनकी, नहीं दुखती क्योंकि वो रेड मसल है, रेड मसल है, एरोबिक मसल है, स्लो मसल है, ठीक है। वो कौन सा, वो दे आर रेजिस्टेंट टू फटीग, दे आर रेजिस्टेंट टू फटीग। लेकिन स्पैरोज की जो गौरैया होती है, आपने देखा होगा कभी, गौरैया काफ़ी विलुप्त के कगार पे है, वो विलुप्त हो ही गई है, तो उनकी जो लेकिन फ्लाइट मसल है ना, वो वाइट टाइप। आप देखते होंगे ऐसे उड़ते हैं, फिर रुक जाते हैं, फिर उड़ते हैं, फिर रुक जाते हैं, फिर उड़ते हैं, फिर रुक जाते हैं, क्योंकि काफ़ी वो वाइट फाइबर्स, वो उसमें वो वाइट मसल है, फास्ट मसल है, लेकिन दे एक्वायर फटीग वेरी वेरी सून, ठीक है ना, दे एक्वायर फटीग वेरी सून, वी कैन से। हमारी जो आइज़, वी कैन से, जो हमारी आइज़ मसल है वो भी यही है, वाइट मसल है, वाइट मसल है। हम कॉन्स्टेंटली अपनी आइज़ मसल को इधर उधर नहीं कर सकते, क्योंकि काफ़ी जल्दी थकान हो जाए। हमारे हाथ और पैर की मसल, जैसे हम चल रहे हैं, वो रेड मसल है, ठीक है। आप चल रहे हैं, दिन भर घर में चल रहे हैं, कहाँ इतनी ज़्यादा थकान नहीं होती है, दे आर रेजिस्टेंट टू फटीग, ठीक है। लेकिन आप बहुत फास्ट काम करेंगे तभी फटीग होता है। तो ये सब है, दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रेड फाइबर एंड वाइट फाइबर। सो वी हैव कंप्लीटेड सक्सेसफुली, ये पूरा टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया। अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे वो स्केलेटल सिस्टम वाला पार्ट। ओके, थैंक यू।